हम जो मनुष्य हैं, जो समझ बना करके दुनिया से जुड़ते हैं, ये हमारा मिक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड है और आउटसाइड ये कॉमन वर्ल्ड है। शरीर के बाहर जो दुनिया है ये सबों की दुनिया है, लेकिन शरीर के अंदर जो दुनिया है केवल हमारी दुनिया है, मेरी दुनिया, आपकी अपनी दुनिया होती है। तो ये संबंध अब इस कलेक्टिव लाइफ में, ये कलेक्टिव जो वर्ल्ड है इसमें सभी कुछ न कुछ डालते हैं और ये कलेक्टिव वर्ल्ड जो है ये टोटल एग्रीगेट होता है। जितने तरह के प्राणी हैं सबों का इसमें एक पार्टिसिपेशन होते रहता है, उसका जो एग्रीगेट बनता है वही दुनिया की रिजल्टेंट अंडरस्टैंडिंग इंसान बना करके चलते हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हुए उसमें बेसिकली दो तरह का अप्रोच देखा गया। एक हुआ ईस्टर्न अप्रोच, एक हुआ वेस्टर्न अप्रोच। दुनिया को समझने, जिस दुनिया में मेरा जन्म हुआ, जिस दुनिया में मुझे रहना है, उस दुनिया के बारे में हमारी समझ जितनी पुख्ता होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी कंप्लीट होगी, हमारा जीवन उतना ही सहज ढंग से हम जी सकेंगे। तो ये जो आवश्यकता है कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है कि हम समझें कि हम किस परिवेश में हैं, मेरा परिवेश इस क्षण क्या है और प्रोजेक्टेड टाइम में हमारा परिवेश कैसा रहेगा, इसको निश्चित करने के लिए आज हम क्या कदम उठाएंगे। ये सारी चीज डिपेंड करती है कि हमारा परसेप्शन, हमारी समझ क्या बन रही है हमारे कलेक्टिव लाइफ, जहां पर कलेक्टिव स्पेस में, जहां हम अपने स्पेस के साथ में हम खड़े हैं। तो यहाँ दो अप्रोचेस देखने को मिले। इसलिए पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कि दो फिलॉसफीज होती है, ईस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। नॉर्दर्न और साउदर्न फिलॉसफी नहीं है, नॉर्थ की फिलॉसफी और साउथ की फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी है तो ईस्टर्न फिलॉसफी है और वेस्टर्न फिलॉसफी है। एक पूर्व के लोगों की समझ है दुनिया के बारे में, एक पाश्चात्य के लोगों की समझ है दुनिया के बारे में। ये टू फिलॉसफीज कैसे बनी, अब इस पर हम चलते हैं। तो पहली तो चीज है कि मनुष्य समझ बना करके जीते हैं। ये जो कलेक्टिव स्पेस है उसमें हमारा जो पर्सनल जो एग्जिस्टेंस है उसको कैसे हमें एडजस्ट करके चलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, सारी चीजें वहां से छोटी सी चीजें लेकर के बड़ी से बड़ी चीजें जो हम करते हैं ये समझ के आधार पर ही करते हैं। कुछ बोलेंगे कि नहीं, समझ के आधार पर नहीं करते हैं, आवश्यकता के आधार पर करते हैं। हाँ, चलिए उस पर हम अभी आते हैं। तो ये जो टू अप्रोचेस बने, ईस्टर्न अप्रोच एंड वेस्टर्न अप्रोच, से तैयार हुआ ईस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। तो मैंने कह दिया था कि नॉर्दर्न फिलॉसफी और साउदर्न फिलॉसफी नहीं बना है, केवल ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न। ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्दर्न और साउदर्न फिलॉसफी नहीं बनी, ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी बनी? ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो कारण होगा। कारण ये हुआ कि मनुष्य जो थे तो नॉर्थ और साउथ में नहीं रहते थे। पृथ्वी के बीच के इलाके में, जो इक्वेटर है उससे थोड़ा ऊपर, इक्वेटर से थोड़ा नीचे, ऐसे चारों तरफ मनुष्य रहते थे, क्योंकि यहीं का जो क्लाइमेट था वो ठीक रहने लगे। ये नॉर्थ भी बहुत ही फ्रिजिड जोन था, साउथ में भी जंगल भरे थे और फ्रिजिड अंटार्कटिका की ठंड वहां, और ऊपर में आर्कटिक का ठंड, ये पूरा ढका हुआ रहता था। तो बीच का जो बेल्ट है इसी में मनुष्य रहते थे। तो ये जो बीच का बेल्ट है इस दो भाग में बढ़ जाएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न बन गया। तो यहीं पर मनुष्य रहते थे, तो मनुष्य अपनी समझ बना करके चलना है, मन प्रधान है। इसीलिए ईस्टर्न फिलॉसफी बना और वेस्टर्न फिलॉसफी, नॉर्दर्न साउदर्न फिलॉसफी नहीं तैयार हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं कि ये जो है ईस्टर्न, ये जो बेल्ट है ये बंटा हुआ है। क्या बंटा हुआ है? तो कुछ इलाका जो है वो बहुत ही नेचर बाउंटी है, उसमें बाउंटीफुल नेचर है, समृद्ध प्रकृति है वहां। और कुछ इलाका है वो रेगिस्तान से भरा हुआ। तो ये जो इलाका है, जो शस्य श्यामला प्रकृति है, जहां हरी भरी प्रकृति है, इधर जो लोग रहते थे वो भारत में केंद्र करके रहते थे। इंडिया वाज द हब एंड द सेंट्रल प्लेस। आप ईस्ट को चलेंगे ना तो सिंधु नदी से ईस्ट जो चलेंगे तो ईस्टर्न हो गया, और सिंधु नदी से जो वेस्ट चलेंगे वो वेस्टर्न हो गया। तो सिंधु नदी से ईस्ट जब आप चलेंगे तो भारत आ गया। फिर आप आगे चलते 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 जापान तक ले जाएंगे, थोड़ा चाइना भी ले लीजिए, तो ये हो गया, जापान तक आ गया। म्यांमार, थाईलैंड, उधर कंबोडिया, ये वियतनाम, ये सब इंक्लूड होते होते आगे बढ़ते 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 जापान चला गया। उसके बाद समुद्र है, मनुष्य वहां नहीं है, बस यही बेल्ट है।
और इधर वेस्टर्न क्या हो गया, सिंधु नदी से जो आप वेस्ट को चलेंगे ना, तो मरुभूमि 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 मरुभूमि, चलते 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 आप ग्रीस तक पहुंचे। और ग्रीस से आगे फिर चलेंगे तो थोड़ा सा ऊंचा होते चला जाएगा, ऊंचा होते चला जाएगा, नॉर्दर्न बेल्ट शुरू हो जाएगा, और उधर चलते चलते फिर जर्मनी और यूरोप होते होते फिर ठंडा जोन में, फिर जो है उधर नॉर्थ, फिर वहां जाके ग्रीनलैंड पहुंच जाइएगा, तो उधर 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 फिर ठंडा ही ठंडा होगा। तो इसलिए वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो पश्चिमी गोलार्ध है बनता है, उसमें एथेंस जो जगह है, ग्रीस जो जगह है, वहां जीवन जो है थोड़ा सुलभ था और लोग वहां रहते थे, इधर भारत और उधर ग्रीस। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों फिलॉसफी की जो जड़ें हैं, शुरुआत है वो भारत में और ग्रीस में। तो ग्रीस में थिंकर्स पैदा हुए, मनुष्य जो पुराने होते चले गए, बुजुर्ग होते गए, जहाँ के लोगों का एक कल्चरल हिस्ट्री तैयार हो गया कि बहुत दिन से रह रहे हैं लोग। तो इसलिए आज से कोई 2-2,500 3,000 साल पूर्व से वहां पर भी ग्रीस में भी लोग अच्छे तरीके से रह रहे थे, वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड तो भारत है। तो भारत की जो हिस्ट्री है, भारत में जो मनुष्य रह रहे हैं, उनका जो इतिहास है सिविलाइजेशन का, बहुत पुराना है, कोई 15-20 हजार साल पुराना है, बनता है इतिहास वहां। आप देखिए ना, वेदों की उम्र है 15,000 साल। वेदों का जो की ऋचाएं जो बनाई गई, उसका जो ओल्डेस्ट वेद का जो है ऋचाएं हैं, वो कोई 15,000 साल पुरानी संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब भारत में जो सिविलाइजेशन चल रही थी, कम से कम 5,000 साल पहले से थी, तब तो उसको समझने वाले लोग और उसको डेवलप करने वाले लोग बने थे वहां पर, जो उसमें योगदान दिए, और बाकी के वेद यहाँ पर बनाया गया, लिखा गया। लिखना तो बाद में आया, तो ये वेद जो है रचना हुई। तो इस ढंग से आप देखेंगे कि भारत का जो इतिहास है, यहाँ के जो लोग हैं, कोई 15-20 हजार साल से चले आ रहे हैं, कंटिन्यूअस ये सिविलाइजेशन चली आ रही है। और जो एथेंस वाली है, उसकी उतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं बनी। हाँ, मैक्सिमम 3,000 साल हम ट्रेस करते हैं कि वहाँ सिविलाइजेशन लोग रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन वहां जो रह रहे हैं, तो उसके चारों तरफ क्या था कि स्क्वायर सिटी था, छोटा सा लैंड मास, और उसमें भी मरुभूमि बंजर से जुड़ा हुआ, और इधर समुद्र है, उधर बंजर है, मरुभूमि है। तो वहां क्या होता था कि देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, जबकि इधर जो ईस्टर्न एरिया है, इसमें बाउंटीफुल नेचर है, ऋतुएं समय पर ऋतु बदल रही है, फल फूल अनाज, ये सारी चीजें यहाँ सफिशिएंट होता चला जा रहा है किसी चीज की। तो जीवन जीने का यहाँ संघर्ष नहीं था, भारत में जीवन जीने का संग्राम कभी नहीं था। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था कि हाउ टू सर्वाइव वाज द मेन इशू। जीवन को जीने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कैसे जो है सपोर्ट आएगा, वही उनकी सबसे बड़ी प्रीऑक्यूपेशन थी, उसी में लगे रहते थे। तो चूंकि जीवन जीने के लिए संग्राम बहुत ज्यादा था, इसीलिए क्या हो गया कि माइंड जो है वो नेचर को स्टडी करना शुरू कर दिया, और नेचर में जो रिसोर्सेज हैं उसको स्टडी करना शुरू किया कि किस चीज से जीवन का संरक्षण होगा, किस चीज के सपोर्ट से लाइफ अच्छे ढंग से चल पाएगा। हर चीज, जो भी चीज मिला उसका अध्ययन करना शुरू किया, उसको गहराई से सोचना शुरू किया, उस पर विचार विमर्श करना शुरू किया। तो इसके चलते क्या हो गया, वहां की जो समझ बनी वो जड़ के बारे में बनी। और भारत जो देश था, यहाँ चूंकि जीवन का संग्राम कुछ था नहीं, सहज था, इसलिए लोग जीवन जीने के बारे में निश्चिंत थे। और जब जीवन जीने के बारे में निश्चिंत थे, तो वो क्या सोचने लगे, वो पराज्ञान के बारे में सोचने लगे कि जीवन क्या है, हम में और पशुओं में क्या फर्क है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये हो गई प्रीऑक्यूपेशन, चिंतन का विषय बन गया भारत के बुजुर्गों का। और जो पाश्चात्य देश था, जो ग्रीस था, ग्रीस में जो लोग रह रहे थे, वहां के जो चिंतनकार बने, उनके चिंतन का विषय बन गया कि जीवन को संरक्षित करके रखने के लिए जो जगत है, ये जो मटेरियल रिसोर्स हमारे चारों तरफ है, ये कैसे हमें जीवन को सपोर्ट करके रख सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या हो गया? इसका रिजल्ट देखने को मिला कि वेस्टर्न फिलॉसफी बेस्ड हो गया लॉजिक के ऊपर, और ईस्टर्न फिलॉसफी बेस्ड हो गया इंट्यूशन के ऊपर। देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो इंटेलेक्ट को जन्म दिया, और ईस्टर्न फिलॉसफी जो है
वो इंट्यूशन को जन्म दिया। एक परा हो गया, एक अपरा हो गया। इंट्यूशन क्या है? वो परा है। अपने बारे में समझ, जीवन के बारे में समझ, आंतरिक जगत के बारे में समझ बनानी है, क्योंकि वही ड्राइविंग फोर्स है। ये भारत के लोग सोचते थे कि मैं ही तो शरीर को चला रहा हूं, मैं ही तो शरीर का ओनर हूं। वेस्ट में ऐसा नहीं सोच पाते थे लोग। वो तो 3000 साल उनका हिस्ट्री है। सारी सारी प्रोसेस जो अरिस्टोटल, प्लाटो, सोक्रेट्स, ये सब तो 2500 साल का इनका हिस्ट्री है। थिंकिंग तो उस समय स्टार्ट हुआ, उसके पहले थिंकिंग था ही नहीं इनके पास में। जबकि आपके पास में वेद ही 15,000 साल पुराने हैं, समझिए। तो भारत में ये जो चिंतन का कार्य है, का जो प्रोसेस है, बहुत पुराना है। कोई 15-20 हजार साल से चिंतन कर रहे हैं। तो उनका चिंतन जो है, क्योंकि जीवन जीने का संग्राम तो था नहीं, तो इसीलिए क्या बना, ये जगत को अध्ययन करने में लग गए, वर्ल्ड ऑफ मैटर को अध्ययन करने में लग गए। ये बाहर की जो दुनिया है, जो कलेक्टिव वर्ल्ड है, ये क्या है? इट इज मेड ऑफ मैटर। 5 एलिमेंट से बना हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, इग्नियस, एरियल, इथेरियल। इससे बाहरी जगत बना हुआ है। ये इसका अध्ययन करने में लग गए, क्योंकि इसी में जीना है उनको। यहीं से रिसोर्स मिलेगा जीवन को जीने के लिए, संरक्षित करके रखने के लिए। तो ये जो हो गया, यहाँ से तैयार हो गया मेटीरियल साइंस। लॉजिक बना, लॉजिक से मैटर का साइंस तुमने बनाना सीखा। और हमारे यहाँ इंट्यूशनल साइंस बना, उससे स्पिरिचुअलिटी डेवलप शुरू हो गया। ऐसे करके यहाँ से बाइफर्केशन आया। तो वेस्ट में क्या सोचते हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ? लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक जो होती है वो एनालिटिकल होती है, और इंट्यूशन जो होता है वो सिंथेटिक होता है, संश्लेषणात्मक होता है। और ये विश्लेषणात्मक होता है, ये विश्लेषण करना जानता है, ये संश्लेषण करना जानता है। इसलिए ए है और बी है, ए और बी दोनों 99.9% सेम है, लेकिन 0.1% फर्क है। तो वेस्ट में बोलेंगे कि दे आर, ए इज नॉट बी, बी इज नॉट ए इज ए, बी इज बी, क्योंकि इसका 99.9 केसेस में तो ऐसा काम करेगा, सेम जैसा सिमिलर काम करेगा, लेकिन वो जो 1.1 है ना, वहां पर जाकर के ये जो है दूसरा असर करेगा, ये दूसरा असर करेगा। इट विल बिहेव डिफरेंटली एंड दिस विल बिहेव डिफरेंटली। ए इज ए, बी इज बी, एंड दैट्स इट, फिनिश, फुल स्टॉप। तो ये क्या हुआ कि डिफरेंसेस को हाईलाइट करना सीखा इन्होंने। हाउ टू डिफरेंशिएट वन फ्रॉम द अदर, ये इनका साइकिक ट्रेंड बन गया, ये इनकी सोच की दिशा बन गई, ये इनका साइकिक टूल तैयार हो गया। ये वेस्टर्न फिलॉसफी का सबसे बड़ा टूल यही है, लॉजिक। लॉजिक जो एनालिटिकल होता है, लॉजिक जो डिफरेंशिएट करने की कला जानता है। ईस्ट में क्या हुआ? ईस्ट में बोला कि ए और बी 99.9% जब सेम है, 0.1 के लिए क्यों इतना डिफरेंशिएट करना, क्या जरूरत है? 99.9 केसेस में तो हम एक ही तरह से दोनों से लाभान्वित होंगे ही होंगे। तो 0.1 को लेके क्यों बैठे रहना है भाई? आगे बढ़ो। जब वो बात आएगी तो उसको इग्नोर कर देंगे, काम चल जाएगा। जब वो डिफरेंशिएशन की बात आ गई तो उसको किसी ढंग से डाउन प्ले कर देंगे, फिर आगे चले, आराम से रहें, बढ़िया से रहें, आनंद से रहें। तो 99.9% जो इतनी बड़ी मेजोरिटी है, इसको इग्नोर करके 0.1% जो इतना छोटा सा परसेंटेज है, उसके लिए दोनों को अलग अलग रखने का कोई सेंस नहीं है। तो इससे क्या तैयार हो गया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी तैयार हो गया। तो जो ईस्टर्न थॉट है, जो इंडियन थॉट है, जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्पिरिट को लेकर के अध्ययन करता है, समझ बनाता है चीजों का। जबकि वेस्टर्न जो है, उसका माइंड 0.1% का जो डिफरेंस है उसी पर बैठा हुआ है, उसी को लेकर के वो बैठा हुआ है कि ए इज नॉट बी, बी इज नॉट ए। साइंस तैयार हुआ, मटेरियल साइंस तैयार हुआ, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के आधार पर मटेरियल साइंस बना। और हमारे यहाँ तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस चूंकि इतना नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको ध्यान ही नहीं दिया। उसको नेग्लेक्ट करो, ध्यान रखे कि बस जहां पर डिफरेंशिएशन की बात आए उसको कैसे ब्रीज ओवर कर लेंगे, बस फिर आगे चलो 99.9%, फिर उसका एंजॉय करो। हम क्या देखते हैं, यही कहा गया बाद में, जो अभी आप अपनी फिलॉसफी में जानते हैं, परा और अपरा। बाहरी जगत का की समझ बनाना, ये अपरा ट्रेनिंग है। दिस इज द स्किल ऑफ अपरा।
अपरा ज्ञान, अपरा विद्या, और अपने आंतरिक जगत की जो समझ बनानी है वो हो गया परा विद्या। इसलिए आंख बंद करके लोग बोलेगा ये तो सो रहा है, लेकिन भारत में नहीं बोलेगा। बोले क्या सोच रहे हो भाई, इतना आंख बंद किए हुए क्या सोच रहे हो? जब मैं शुरू जब यूरोप में काम करना शुरू किया 1980 में, मैं पहली बार जर्मनी गया, तो कोई 5-6 महीने के बाद में हम एक रिट्रीट सेमिनार में गए हुए थे। तो जब समाप्त हुआ तो एक बड़े पार्क में जाके साधना कर रहे थे, जहां हम रुके हुए थे। सभी युवक लोग थे, सो मिलजुल करके गए कि चलो पार्क में थोड़ा समय बिताया जाए। तो पार्क में सभी गए थे कि वहीं पर भोजन वगैरह के लिए लंच लेकर के गए थे। तो मैं साधना कर रहा था अपने बेंच पर एक बैठ करके, पार्क में सभी अपने अपने बेंच पर बैठ गए थे। तो हम यहाँ बैठे, कोई वहां बैठा, कोई कहीं बैठा, अपना ध्यान कर रहे थे। तो मैं इस ड्रेस में था, सन्यासी ड्रेस में। तो बीच में साधना कर रहा हूँ, कोई आधे घंटे बीत गए हैं ऑलरेडी, मैं मस्त हूँ अपनी दुनिया में। तो कान में एक आवाज आती है, सिनियोरे पर के तुम्हारे, और कुछ बोला, आगे भी कुछ बोला, इतना मैं समझ पाया। तो मैं तो ध्यान मग्न था, तो मैं सोचा साधना पूरी करके ही आंख खोलूंगा। तो मैं साधना करता चला गया। थोड़ी देर बाद जब साधना समाप्त हुई तो मैं इधर उधर देखा, तो देखा कुछ लोग वहां बैठे हैं। कुछ लोग नहीं, दो थे, दो युवक बैठे थे, एक लड़की एक लड़का, दोनों बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, उनको हाथ देके बुलाया, बोला कि हम। तो आया वो एक लड़का जो है, वो शर्माते शर्माते वो आया मेरे पास। तो मैंने उसको पूछा कि डिड यू से समथिंग इन माय ईयर्स? तो बोला यस। हमने बोला क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू टेलिंग, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? तो बोला कि नो नो नो, आई वाज टेलिंग यू दैट व्हाई आर यू स्लीपिंग लाइक दिस, यू कैन लाई डाउन, द होल बेंच इज फॉर यू, यू कैन स्लीप नाइसली, व्हाई यू आर स्लीपिंग लाइक दिस? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं सो नहीं रहा था, मैं कुछ कर रहा था। बोला नो, यू वर स्लीपिंग, आई सॉ योर आईज आर क्लोज्ड, यू आर स्लीपिंग फॉर 1 आवर, आई एम वेटिंग हाफ एन आवर फ्रॉम बिफोर यू आर डूइंग सो, यू आर स्लीपिंग। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि वेस्टर्न में क्या होता है कि आप आंख बंद किए का मतलब आप सो रहे हैं, आंख खुली हुई है इसका मतलब कॉन्शियस है, सचेत है, सजग है। भारत में ऐसी बात नहीं है, ईस्टर्न में ऐसी बात नहीं है। आंख बंद कर रहे हैं तो नहीं बोलेगा कि आप सो क्यों रहे हैं, वो बोलेगा सोच रहे हैं कुछ, क्या कोई ज्यादा परेशानी है क्या, क्या बात है बताइए। अप्रोचेस आर डिफरेंट, क्योंकि हम आंतरिक जगत की समझ से हम बाहरी जगत को चलाते हैं, और वो बाहरी जगत के स्टिमुलस से अंदर में प्रोसेसिंग करते हैं, तब वो बाहरी जगत में फिर रिएक्ट करते हैं। तो ये दोनों का फर्क बन जाता है। तो ये जो फर्क बनता है, इसी पर कहा गया, जो बाद में जो फिलोसफर्स बने, तो इन लोगों ने कहा, वेस्टर्न फिलोसफी बोलता है आई एम बिकॉज आई थिंक, आई एम बिकॉज आई थिंक, क्योंकि मैं सोच सकता हूं, इससे प्रमाणित होता है कि मैं हूं। चूंकि मैं सोच रहा हूं, ये प्रमाणित करता है कि मैं हूं। ईस्ट में हमेशा नहीं बोलते हैं, ईस्ट में क्या बोलते हैं, आई थिंक बिकॉज आई एम, मैं सोच रहा हूं क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। वेस्ट में बोलते हैं मैं हूं क्योंकि मैं सोच सकता हूं इसलिए मैं हूं, और ईस्ट में बोलते हैं क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं सोच सकता हूं। अप्रोचेस क्या होते हैं, 180 डिग्री जो है ऑपोजिट जा रही है, 180 डिग्री का फर्क है दोनों में। सेम लाइन है, मी एंड थिंकिंग। एक बोल रहा है कि चूंकि मैं सोच रहा हूं ये प्रमाणित करता है कि मैं हूं, और भारत बोल रहा है चूंकि मैं हूं इसलिए मैं सोच रहा हूं। तो एक अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, एक बाहर से अंदर को जस्टिफाई कर रहा है। ये दोनों का फर्क बन जाता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अप्रोच इन फिलोसफी का ये बहुत बड़ा फर्क है, ये 180 डिग्री का फर्क है। एक आदमी ने पूछा कि यहाँ से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है? तो दूसरा बोला इट डिपेंड्स ऑन यू। गजब बात है भाई, इट डिपेंड्स ऑन मी, ये कैसे? अरे भाई यहाँ से 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, जितना है उतना है, हम पर कैसे डिपेंड करेगा? ये सड़क है, और यहाँ से दूसरी सड़क होगी, तीसरी सड़क होगी, पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, उसका जो मेजरमेंट है वो इसकी डिस्टेंस है। बोला नहीं नहीं नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू, पोस्ट ऑफिस इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, और इट कुड बी
22,995 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। बोला ऐसे कैसे? बोला अगर आप सीधे चलो तो 5 किलोमीटर है, लेकिन आप घूम करके चलो पृथ्वी के तो भी सही है। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो भारत में गुरु बोलेगा कि बेटा तुम्हारे चेहरे के बीच में नाक है, तो शिष्य सीधे चेहरा पर हाथ डालेगा, बोले हाँ स्वामी जी, हाँ गुरु जी, कुछ है तो बीच में? बोला ऊंचा है ना? बोला हाँ गुरु जी। ये माउंटेन जैसा? बोला हाँ गुरु जी। तो यही तुम्हारी नाक है। अच्छा गुरु जी, ठीक है गुरु जी, समझ गया गुरु जी। दूसरा बोला कि ना बीच में कहाँ कुछ है? वो हाथ वहां नहीं रखेगा, चारों तरफ हाथ रखेगा लेकिन बीच में हाथ नहीं रखेगा। बोले ना वहां कुछ नहीं मिला हमको। समझ लेगा कि जरूर कुछ है, लेकिन बोलेगा नहीं। और घूम करके इधर से घूम करके पहुंचेगा। इसमें 5 साल समय लगाएगा, उस पर थ्योरी लिखेगा। थ्योरी लिख करके बाद में स्टैंप मारेगा कि हमने रिसर्च किया कि चेहरे के बीच में एक माउंट होता है, जिस माउंट में 2 सुराग भी होते हैं, इंसान उसी से सांस लेने का काम करते हैं। इसका नाम नॉस्ट्रिल हिल रखा जाएगा। तो किसी ने इसको नाक बोला, किसी ने इसको नॉस्ट्रिल हिल बोला। नॉस्ट्रिल हिल बोल करके अपना रिसर्च पेपर 12 PhD लिया, पैसा कमाया, जिंदगी जिया। ये दोनों का अप्रोच है सब। कुछ लोग सोचते हैं कि शिष्य का काम क्या है? शिष्य का काम है गुरु के वाक्यों का एक्सपांड करना, गुरु के ज्ञान, दिए हुए ज्ञान को एक्सपांड करो, गुरु के काम को एक्सपांड करो। ये मेरा शिष्य का काम है। ये भारतीय अप्रोच ये होता है। What is the role of disciple? The role of disciple is to expand upon the work of Guru. ये गुरु के प्रति हमारी ऑब्लिगेशन है, गुरु ऋण है। गुरु ऋण क्या है? गुरु क्या होते हैं? गुरु शिक्षा देने वाले होते हैं। तो उन्होंने जो शिक्षा दी है उसको एक्सपांड करना, आगे के जनरेशन के लिए मेक अवेलेबल, और इसकी ब्रांचिंग करना। जो विधाएं आज उपलब्ध नहीं है, जो फैकल्टीज आज है नहीं, कल को फैकल्टीज नई नई तैयार हो रही हैं, उन फैकल्टीज में ये ज्ञान कैसे वहां मनुष्य को मदद करेंगी, इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंड करके हर एक फैकल्टी में इसको पहुंचाना है, इस ज्ञान को। ये होता है शिष्य का काम। वर्दी डिसाइपल ऑफ वर्दी गुरु। जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो सदगुरु तारक ब्रह्म जैसे गुरु के जो शिष्य होंगे, उनका भी काम उस कोटि का हो। और इधर जो गुरु हैं उनका नाम टीचर है। और इनका काम क्या है? गुरु से जो प्राप्त हुआ उससे जीवन जीने के लिए अपने साधन तैयार करो। गुरु को केवल थैंक यू बोल दो, एक बार थैंक यू बोल के फुल स्टॉप कर दो, कुछ पैसे दे दो सीखने के लिए। भारत में क्या है, ईस्टर्न फिलॉसफी में क्या है कि जो ज्ञान है उसका मूल्य नहीं होता है, इसलिए नॉलेज इज फॉर फ्री। यहाँ नॉलेज फ्री नहीं होता है। थोड़ा सा भी नॉलेज है उसका एक मॉनेटरी वैल्यू बन जाता है। किसी ने वो जो मॉनेटरी वैल्यू पे कर दिया, वैल्यू उसका पे कर दिया, उसके बाद में वो उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहा। अब बोलेगा कि मैंने तो इतने पैसे दे करके इस नॉलेज को खरीदा है, इसलिए अब उसको अपने जीवन जीने के लिए उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको, जो हमने 50 खर्च किया उसको हम 5 लाख बनाएंगे, ये हमारी फ्रीडम हो गई। ये दोनों अप्रोचेज अलग अलग। ये वेस्टर्न अप्रोच, ये ईस्टर्न अप्रोच हो गया। एक से इंट्यूशन बना, दूसरे से इंटेलेक्ट बना। तो इंटेलेक्ट क्या हुआ? जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो इंटेलेक्ट पर आधारित है, और ईस्टर्न फिलॉसफी है वो आंतरिक भावना पर आधारित, आंतरिक जगत की भावनाओं पर आधारित। हमारे सारे रिलेशनशिप उसी पर आधारित होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आनंद मार्ग क्या है? क्या आनंद मार्ग वेस्टर्न फिलॉसफी है, ईस्टर्न फिलॉसफी है, या वेस्टर्न फिलॉसफी? अगर ये ईस्टर्न फिलॉसफी है तो फिर नया क्या है इसमें? है नया ये है कि उदाहरण मिलता है, देते हैं कि आप मान लीजिए कि नाव पर बैठे हैं एंड यू आर रोइंग द बोट with both arms. If you row the boat with one arm, what will happen? आप राउंड एंड राउंड जो है मूव करते रहेंगे। छोटे सर्कल में मूव करें या बड़े सर्कल में मूव करें, बट यू विल गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। No matter how long, whole life you use it, whole life you will go only round and round. No, there is no other way for it. अगर लेफ्ट से भी करेंगे तो वही होगा, घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, सारा जीवन आप घूमते रह जाइए, कोल्हू के बैल के जैसे आप घूमते रह जाइए सारा जीवन चार दीवार के अंदर में। लेकिन जब आप दोनों हाथ से चलाते हैं, चप्पू चलाते हैं नाव में, तो क्या होता है? आप आगे बढ़ते हैं साहब। इसी को प्रगति कहा गया, आनंद मार्ग के दर्शन।
इन्होंने इसी को प्रगति माना, इन्होंने इसी बात को प्रगति माना। आनंद मूर्ति बोलते हैं कि पैरट के जैसा, तोते के जैसा एक ही चीज को रटते रहो, ये प्रगति क्या हुआ? तोते के जैसे को, उसी वेद को, उसी पुराण को, उसी मंदिर में, उसी गणेश जी को, उसी दुर्गा को, उसी काली को बस ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। प्रगति कहाँ है? जस्ट यू आर गोइंग राउंड एंड राउंड। मैं भी पहले छोटा सर्किल था, अभी थोड़ा बड़ा सर्किल में राउंड एंड राउंड हो रहे हैं। थोड़ा सा सर्किल और भी बड़ा बनाया, राउंड एंड राउंड हो रहा है, राउंड एंड राउंड चल रहा है। प्रगति नहीं होगी आपकी। इसलिए आनंद मार्ग में आनंद मूर्ति जी ने जो किया, ये सिंथेसिस किया दोनों का। ये फिलॉसफी का सिंथेसिस है आनंद मार्ग की फिलॉसफी। इट्स नॉट द ईस्टर्न फिलॉसफी एंड आल्सो इट इज नॉट द वेस्टर्न। इट कंबाइंस द स्पिरिट ऑफ बोथ। और इसलिए बोल रहा है कि सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, एक सिंथेसिस बनानी होगी। दोनों वैलिड हैं। आनंद मूर्ति बोल रहे हैं कि दोनों वैलिड है। एक है स्कैरसिटी में माइंड कैसे काम करता है, स्कैरसिटी में जीवन को चलाने का क्या रास्ता बनेगा, वो वेस्टर्न से मिलता है। और ईस्टर्न से मिलता है एबेंडेंस में तुम क्या करोगे। जब तुम्हारे पास बहुत एबेंडेंस है, सब कुछ समय पर हो रहा है, नेचर दे रही है, तो जीवन को फिर कैसे ले चलोगे। दोनों का ज्ञान मर्ज कर रहा है आनंद मार्ग। ये बोल रहा है नहीं, जो अप्रोच ऑफ लाइफ है वो सब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बन चुके हो। अब तुम्हारी प्रगति आगे चलने में होगी। प्रगति का मतलब ही आगे चलना, पीछे चलना तो प्रगति नहीं होती है। तो जब मनुष्य बन चुके हो और ये समझ रहे हो कि हम मनुष्य हैं, तो बाकी प्राणियों से हम आगे निकल चुके हैं, तो आगे निकलना प्रगति होगी ना। तो आगे जो निकलना है तो सब्जेक्टिव को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ना कि सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में मर्ज करना। तो ये जो है खाओ पियो मौज करो है, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिफाई कर देता है, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में मर्ज कर देता है। खाओ पियो मौज करो की साइकोलॉजी फिलॉसफी नहीं। मनुष्य यहाँ है वो सोचेगा कि हम बेहतर मनुष्य कैसे। इसलिए कहा गया कि ह्यूमन जो है, मैन जो है, उसका 3 लेवल होता है। आइदर मनुष्य जो है मानव रहेगा या दानव बनेगा, नीचे गया तो दानव बन जाएगा, और ऊपर चला तो देवता बनेगा। तो मानव को दानव बनाना ये वेस्टर्न फिलॉसफी से हो जाता है। जब मनुष्य बन करके जब वो खाओ पियो खाओ पियो खाओ पियो में लगा जाएगा, तो उसकी जो सारी एक्सप्रेशन होगी वो दूसरे को डैमेज करने में चली जाएगी। जो भी हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, इम्यून घटता जा रहा है, इम्यून पशु के लेवल पर चला जाएगा। और जब ये दूसरी तरफ जाएगा, जब आत्मचिंतन करके मन को आगे बढ़ाएगा, सब्जेक्टिव अप्रोच रखेगा, तो इसकी समझ और इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये बोलेगा लाइफ इज नॉट फॉर ईटिंग, ईटिंग इज फॉर लाइफ। इसलिए भोजन ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो शरीर के लिए भी अच्छा हो, मन के लिए भी अच्छा हो। फिलॉसफी बदल गई। ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। एक बोल रहा है मैं तो सभी जानवर को का मांस चख चुका हूँ, अभी हाथी का मांस नहीं खाया हूँ, मैं हाथी का मांस खाना चाहता हूँ। वही दिन रात सोच रहा है वो, हाथी का मांस कब मिलेगा, कहाँ से मंगवाया जाए, किस दुकान पर मिलेगा, किस कंट्री में हाथी का मांस लोग खाते हैं। कोई बोलेगा ऊंट का मांस खाना है, अरे ऊंट का मांस खाना है तो चलो उलन बटोर, चलो उलन बटोर में जाकर के खाएगा, मंगोलिया में जाकर के ऊंट का मांस खाएगा, खोजते चलेगा, पैसा बनाएगा कि मंगोलिया जाना है क्योंकि वहां ऊंट का मांस बनता है, यहाँ तो ऊंट का मांस खाएंगे लोग, मार देगा। तो खाने के लिए दौड़ रहा है। फला शराब कहाँ मिलती है, कहाँ पीने की पूरी छूट है, वहां चलते हैं, वहां जाएंगे, वहां समय बिताएंगे, खूब पियेंगे तरह तरह का। अरे भाई, खाने के लिए जीवन जीना। वो क्या हो रहा है कि मन को शरीर में बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, माइंड को मैटर में डाल रहा है। सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, वहां ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो दोनों का फर्क यही हो जाता है कि पर्सपेक्टिव दोनों मर्ज हो जाता है। आनंद मार्ग की फिलॉसफी में दोनों पर्सपेक्टिव मर्ज हो रहे हैं। हम बोले आप भी भोजन करते हैं, मैं भी भोजन करता हूँ, लेकिन आप जो भोजन करते हैं, पता नहीं आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं भोजन करते समय। मैं तो ये सोचता हूँ कि चूंकि जिंदा रहना है इसलिए भोजन करना जरूरी है। तो मैं भोजन जब करूं तो सोचूं कि मुझे ऐसा भोजन करना है जो कि मेरे शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, मेरे मन को भी शांत रखेगा, मेरी साधना को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं ऐसा भोजन करूं जिसमें मेरी साधना करने में मुझे मदद मिले, मेरी साधना सहज हो जाए, मैं ऐसा भोजन करूं। अप्रोच क्या हो गया? सब्जेक्टिव कंसिडरेशन किस चीज के आधार पर बन रही है? ये कंसिडरेशन बन रहा है मेरा मानसिक जीवन और मेरे मानसिक जीवन की जो आध्यात्मिक प्रगति है, मनसाध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है, उसमें हमें सहजता मिलेगी कि नहीं, उसमें हमें लाभ मिलेगा कि नहीं। और आनंद मूर्ति बता रहे हैं कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है।
आप देख रहे हैं, तो एक सिंथेसिस हो रही है, ये कंप्लीट फिलॉसफी बन रही है। तो हमारे यहाँ जो साइंस भी बनता है ना, वो कंप्लीट साइंस बनता है। इसलिए जो माइक्रोवाइटा साइंस है, ये कंप्लीटनेस का साइंस है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनका साइंस गलत है, नहीं, ये हमारा अप्रोच ही नहीं है। बाबा तो बोल रहे हैं दोनों वैलिड है जी, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। वेस्टर्न थिंकिंग इज ऑल्सो वैलिड इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट, और ईस्टर्न थिंकिंग तो है ही, ये सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है। इसने सब्जेक्टिव वर्ल्ड को, आंतरिक जगत का इसने अध्ययन किया, इसने बाहरी जगत का अध्ययन किया, दोनों की जरूरत है लाइफ में। हम मना कहाँ कर रहे हैं? इसलिए वेस्टर्न साइंस जो तैयार हुआ है वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, केवल ये बोल रहे हैं कि मैटर के अंदर जो सब्जेक्टिव काउंटर पार्ट है, आपने उसका अध्ययन अभी छोड़ दिया है, उसका अध्ययन करना जरूरी है। हम उसका अध्ययन शुरू करते हैं, क्योंकि मैटर कैनॉट मूव बाय इटसेल्फ। मैटर डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ। मैटर इज ऑलवेज इन मूवमेंट, करेक्ट, ऑलराइट, बट मैटर डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ। तो मैटर को मूव करने वाला जो है, अगर आप उसका स्टडी नहीं करते हैं, तो जो जगत की आपकी स्टडी है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। ये यहाँ से माइक्रोवाइटा का जो है जस्टिफिकेशन शुरू होता है कि हाँ इसको स्टडी। इसलिए मैं पहले दिन कहा था कि फिजिक्स में एनर्जी का स्टडी हो रहा है, फोर्स का स्टडी हो रहा है, लेकिन एनर्जी का स्टडी नहीं हो रहा है कि एनर्जी को फोर्स में कैसे कन्वर्सन होता है। एनर्जी, हाउ डज एनर्जी बिकम फोर्स, not known to anyone, is not a topic of research by anybody. Nobody is, what is relationship between matter and consciousness? Nobody. मैंने सवाल पूछा था यही एक जगह कि आप सवेरे उठते हैं, आप बोलते हैं कि I cannot leave my bed, I have no energy to begin my day. अरे भाई, every atom में इतनी एनर्जी भरी है, मास इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एनर्जी इक्वल्स mc स्क्वायर, इतना मास में इतनी एनर्जी पड़ी है। हाउ कैन यू से दैट यू हैव नो एनर्जी टू बिगिन योर डे? हाउ कैन यू से दैट? व्हाई? वेयर इज द साइंस? एक आदमी आया, नहीं इसलिए कुछ बीमारी होती है ना, उस बीमारी के चलते दिमाग काम नहीं करता है। हमने कहा ठीक है, चलो एक कदम आगे बढ़े। लेकिन मैं ऐसा भी देखा हूं, और आप भी ऐसा देखें, कि गहन बीमारियों में रहते हुए भी आदमी इतना काम करता रहता है जैसे लगता है उसको बीमारी है ही नहीं। एंड बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ आवर टाइम, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस इतनी गहन बीमारी में थे, बेचारे बोल भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे, फिर भी कभी थकते नहीं थे। जस्टिफिकेशन, वेयर इज द जस्टिफिकेशन? वेयर इज द जस्टिफिकेशन? यस, दैट इज, हमने कहा दैट इज, देयर इज समथिंग, देयर इज अ गैप, दैट गैप नीड्स टू बी कंप्लीटेड, देन द साइंस विल बिकम कंप्लीट। तो किसी के दिमाग में जब कोई एक आइडिया आ जाती है ना, वो आइडिया अगर सिंक कर गई दिमाग के अंदर में, अगर प्रवेश करके बैठ गई, जगह बना ली वो आइडिया, तो आदमी कितना भी बीमार रहे, कितनी भी तरह की बीमारी रहेगी, उसको एनर्जी की कमी होती ही नहीं है, वो चलती रहती है हमेशा। वो आदमी लगता है थकता ही नहीं है। 2 घंटा सोएगा, 3 घंटा सोएगा, फिर भी कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि हम बीमार, हमको थकान हो रही, नहीं। तो इट शोज कि आइडिया कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू ए फोर्स। अब ये आइडिया क्या है? आइडिया इज पार्टिकल ऑफ कॉन्शियसनेस। हर एक आइडिया के पीछे कुछ कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होती है। वो कॉन्शियसनेस जब ग्रेनुलेट हो जाता है, ग्रेन उसका तैयार हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, अदर्स अलग से अपने आप को बाइंडिंग कर लेता है, एक अलग आइडेंटिटी बना लेता है। जब कॉन्शियसनेस, हमारी सारी कॉन्शियसनेस जब अलग से एक अपनी आइडेंटिटी बना के आइसोलेट होकर के अलग से बैठ जाता है ग्रेन के रूप में हमारे मानस जगत में या आपके मानस जगत में, तब जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उसको फोर्स बनाता जाता है, ड्राइविंग फोर्स बन जाती है, वो सेल्फ ड्राइव से वो चलता रहता है। अब इसको, ये जो माइक्रोवाइटा आनंद मूर्ति इसी को कहे कि मैटर को जब ब्रेक डाउन करोगे, ये जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, ठीक है, आप मैटर को रिड्यूस करके छोटा छोटा करके आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि मैटर जब टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आइडिया मिलेगा, माइक्रोवाइटा मिलेगा। माइक्रोवाइटा को अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो आइडिया में कन्वर्ट, माइक्रोवाइटा के पीछे जाओगे तो आइडिया मिलेगा। तो इसलिए माइक्रोवाइटा क्या है? दे आर ग्रेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, क्रिस्टल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो है कि मैटर अपने से ड्राइव नहीं कर सकती है अपने आप को। मैटर को ड्राइव करने के लिए उसके अंदर एक सब्जेक्टिव काउंटर पार्ट का होना जरूरी है। आप बोल रहे हैं, फिजिक्स बोल रहा है कि दिस यूनिवर्स इज रन बाय 4 काइंड ऑफ फोर्सेस, 2 एट द हार्ट ऑफ मैटर इन द एटॉमिक स्पेस एंड 2 इन द लार्जर स्पेस। ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो लार्जर मशीन को चला रहा है, और जो टाइनीस्ट मशीन है एटम के अंदर में जो है, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ से, उसका क्या रोल है? उसका लिविंग वर्ल्ड का जो है उसका तो स्टडी बनता ही नहीं है, किसका इसके साथ लिंक
कैसे तैयार हो रहा है, या फिर एनर्जी मैटर कैसे बन गया, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लासों में ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको रिपीट करने से समय नष्ट होगा। अगर आपको याद है आप उस पर चलेंगे। सो एक समय अभी पृथ्वी पर हम लोगों ने ऐसा देखा है, आनंद मूर्ति के जो इम्पैक्ट हुआ है इस धरती पर, वो एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ है कि सारी नॉलेज को सिंथेसाइज करके एक नया विज्ञान तैयार हो सकता है, वो है माइक्रोवाइटा। एंड इट विल बी ए साइंस ऑफ एवरीथिंग, वन फॉर्मूला फॉर ऑल काइंड ऑफ डायरेक्शंस इन साइंस, be it material science or be it a living world, nature science, whatever science you want, there is one basic line for everything. All sciences come together, become one complete science of matter. उसको करने के लिए मनुष्य के अंदर जो मन है उसकी जो समझ बनेगी, वो क्या होगा, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कल्टीवेट करता चलेगा। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि माइक्रोवाइटा साइंस क्या है जी, तो ये अपरा ज्ञान है, उनका है स्टेटमेंट है, ये अपरा ज्ञान है। अपरा ज्ञान जो मैं शुरू में कह दिया कि जगत को की समझ बनाने का की विद्या है, ये जगत के बारे में गहरी समझ हमारी कैसे बनेगी, इस विज्ञान, ये अपरा ज्ञान है। ये फिजिकल माइक्रोवाइटा जो न्यूट्रल, और ये जो साइकिक सुपर साइकिक माइक्रोवाइटा है, ये साइकिक वर्ल्ड का है और सुपर साइकिक वर्ल्ड का विज्ञान, दोनों सब लेकिन एक कंटिन्यूअस फ्लो में जाएगा। तो खैर कहना यही है कि टोटल ह्यूमैनिटी को, आज जो ग्लोबलाइज हो चुके हैं ह्यूमैनिटी, तो ये जो टोटल ह्यूमैनिटी है, आज जो सारी शेयरिंग हो रही है नॉलेज की, तो इसको फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए एक नया पदक्षेप, एक नया गियर चेंज अनुमूर्ति ने कर दिया है, नई स्पीड से ले जाने के लिए। और ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ एनर्जी अभी तक बन के आई है। एनर्जी कैसे कॉन्शियसनेस के साथ मिलकर मैटर का निर्माण किया है, इसका अध्ययन कहीं अभी तक हुआ नहीं है, जबकि होने की जरूरत है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ साइंस। और ये आपको माइक्रोवाइटा साइंस। अब इस चीज में एक बायोसाइकोलॉजिकल एलिमेंट में जोड़ देता हूँ, वो ये है कि शरीर में जितने भी चक्र हैं, उसमें से जो चक्र नंबर 1, 2 और 3 है, 1, 2, 3 जो चक्र हैं, ये एनिमल और ह्यूमन का कॉमन है, उनमें भी होता है, उनमें भी डेवलप्ड होता है, हम में भी डेवलप, मनुष्य में भी है। 4, 5 जो चक्र नंबर है, 4, 5 और 6, वो पशुओं में बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, ह्यूमन में काफी डेवलप्ड है। एक्चुअली 4 और 5 जो है ये ह्यूमन चक्र होते हैं, 1, 2, 3 जो एनिमल चक्र है, मनुष्य में भी पशु है, वो जो मनुष्य का जो पशु है वो एनालिटिकल चलेगा। जहां एनालिटिकल होगा, एनालिटिकल के कोरोलरीज क्या है, उसके साथ क्या चलते हैं, एनालिटिकल के साथ चलता है क्वेरलसम मेंटालिटी, झगड़े करना, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए सोचना, एक दूसरे को पीछे कुचल करके आगे बढ़ना, ये सारी चीजें जो है मेंटालिटी पशु की मेंटालिटी है। और यही चीज आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड की हाइलाइट्स होती है। बाबा ने लिखा है, चर्चा भी की है कि इंटेलेक्चुअल लोगों का काम क्या है, दूसरे के काम को गलत साबित करके अपने काम को अच्छा साबित करना। 10 किताब लिखी हुई है, 10 किताब का मंथन करके सबको काट करके 11वां किताब लिखना है। इसी से उसको अपने अस्तित्व का बोध होता है, इसी के माध्यम से वो महसूस करता है कि मैं भी कुछ हूं, हमारा भी अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को जताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उसको किताब लिखना जरूरी है, एक थीसिस लिखना जरूरी है उसको, बिकॉज आई थिंक सो आई एम एंड व्हाट आई थिंक इज रिटन इन दिस बुक। जबकि स्पिरिचुअल जो एरिया है वो साइलेंट चला जाता है। नहीं, आप मानो कि हम हैं तो भी ठीक है, आप मानो कि हम नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि वो देख रहा है कि मैं अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं। One step more and I am going to become one with the cosmos and no need to justify my separate existence. There is no need as such. क्यों उसमें टाइम बर्बाद करना? वो टाइम 10 किताब को पढ़ के 11वीं किताब को लिख करके अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने में जताने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? वो समय हम साधना करके परम पुरुष में मिलाते हैं, 2 कदम आगे चलने में पहुंचेंगे तो वो ज्यादा आनंददायक होगा। That will be more fulfilling than anything else. So better I do my sadhana and spend my time in my sadhana. कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही है, वो अप्रोच भी सही है, ये अप्रोच भी सही है, केवल कॉन्टेक्स्ट बदलता है। जो मैंने पहले दिन एग्जांपल दिया था, इसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूँ क्लास को। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पर लोग रहते हैं,
आप एग्जाम्पल लीजिए कि कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, कुछ लोग हाईएस्ट फ्लोर पर रहते हैं। जो हाईएस्ट फ्लोर पर रहते हैं वो छत पर चले जाते हैं, छत पे जाकर के जो 9वें स्टोरी पर रहते हैं, 9th फ्लोर पर रहते हैं, वो 9th फ्लोर की छत पर जाता है और छत पर जाके सारी दुनिया को चारों तरफ देखता है। तो जो 9th फ्लोर के 9th स्टोरी के छत पर जाकर के जो इंसान सारी दुनिया को देखता है, उसकी होराइजन कितनी बड़ी है, और जो ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं उनके लिए दृश्य, जगत का दृश्य कितना कैसा है, दोनों में कितना फर्क है। अब वो लिखेगा, दुनिया के बारे में एक किताब लिखेगा, और ग्राउंड फ्लोर वाले दुनिया के बारे में किताब लिखेंगे। ये जो ग्राउंड फ्लोर वाली जो किताब है, बेस्ट सेलिंग बुक बन जाएगा, क्योंकि ये जो लिखेगा बहुत सारे लोग, हजारों हजार लोग इसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे अपनी समझ को, बोले हाँ ये सही है। और जो वो किताब लिखाई है उसको पढ़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा, बल्कि लोग बोलेगा कि नहीं ये तो पता नहीं किस दुनिया की बात ये बोल रहे हैं। वो आदमी देखेगा, बोलेगा सूरज उग गया भाई, सूरज उग गया। ग्राउंड फ्लोर वाला बोलेगा कहाँ सूरज उगा है, बकवास बोलते रहते हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। और हजारों लोग इसकी फेवर में होंगे कि सूरज नहीं उगा है, वो अकेला बोलते रहेगा सूरज उग गया है भाई, सूरज उग गया है। वो गलत साबित हो जाएगा, ना तो वो गलत है ना ये गलत है। ये आनंद मार्ग बोल रहा है, सारी दुनिया उसमें लगा हुआ है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, कौन गलत है, कौन क्यों गलत है, उसी में लगा हुआ है। सारे टाइम वेस्ट हो रही है। आनंद मूर्ति बोल रहे हैं दोनों ही सही है। वो सही है क्योंकि 9th स्टोरी के छत से जाके दुनिया को देख रहा है, और ये सही है क्योंकि इनकी वहां पहुंच नहीं है, ये अपने हिसाब से दुनिया को जो देख रहे हैं उसके ये बोल रहे हैं। तो ज्यादा लोग अभी यहीं रहेंगे, इसलिए ज्यादा इनकी बहुमत हो जाती है। तो डेमोक्रेसी यही बोल रहा है, विज्ञान यही बोल रहा है, जो सभी बोल रहे हैं वही सही है, बाकी गलत है। और जो छत पर चढ़ा हुआ है, अगर वो आनंद मार्गी नहीं है तो बोलेगा कि ये सब मूर्ख हैं नीचे वाले। अरे तुम्हारी पहुंच नहीं है, तुम कहां से बोलोगे यार, तुम कब समझोगे, 4 बार जन्म लोगे उसके बाद तुम समझोगे। आनंद मार्गी बोलेगा नहीं भैया, दोनों सही है, आप जहां हैं वहां की ये रियलिटी है, वो जहां है वहां की वो रियलिटी है। वो उनके काम आएगी, ये आपके काम आएगी। जब इन्होंने सूरज देखा तो ये फास्टिंग ब्रेक कर ले, कोई बात नहीं है। इन्होंने सूरज देखा कि सूरज की किरण आ रही है, उनके शरीर पर पड़ रहा है, उनके विंडो से सूरज की सनलाइट आ रही है घर के अंदर में, फास्टिंग ब्रेक कर ले, कोई बात नहीं है। और आप जमीन वाले, आप जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, आप वेट कर रहे हैं कि सूरज की किरण आएगी तब तो फास्टिंग तोड़े, ये सही है। आपको नहीं तोड़ना चाहिए फास्टिंग, जब तक सूरज की किरण आपके शरीर को टच नहीं करे, आपके घर में प्रवेश ना करे, तब तक आप मत तोड़िए फास्टिंग। अच्छी बात है, सही बात है, आप भी सही है, वो भी सही है। ये आनंद मार्ग का अप्रोच है, ये रैशनल अप्रोच है, इसी को रैशनलिटी कहते हैं। मैं क्लास यहीं खत्म करूंगा। तो माइक्रोबायोलॉजी जो साइंस है, ये कंप्लीट साइंस है। इसका पर्सपेक्टिव कहां से निकल के आ रहा है आप देख रहे हैं। आज का जो साइंस है, जो भारत में जो साइंस की पढ़ाई शुरू हुई हमारी, वो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एजुकेशन में शुरू हुई। तो मॉडर्न एजुकेशन से जो साइंस हमें मिल रही है, वो वेस्टर्न थॉट के बेस पर आधारित मटेरियल साइंस मिल रही है। ये मॉडर्न एजुकेशन के पहले जो हमारे यहाँ साइंस थी, अपना विज्ञान था, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमारी चल रही थी पहले से, जिसके आधार पर भारत सोने की चिड़िया बना हुआ था। जबकि हमारा जीडीपी बहुत कम था उस समय, भारत का जीडीपी 3.5%, 4% के नीचे ही था, लेकिन हम सोने की चिड़िया थी। और केवल भारत इस पृथ्वी पर एक ऐसा देश आज तक ओनली एग्जाम्पल की जिसको सोने की चिड़िया कह के पुकारा गया था। आज अमेरिका भी सोने की चिड़िया नहीं बना, इंग्लैंड भी नहीं बन पाया सोने की चिड़िया, केवल भारत था सोने की चिड़िया। जो मैकॉले ने लिखा, यहाँ घरों पर ताले नहीं लगाए जाते हैं, यहाँ अपराध नहीं होता है, यहाँ पुलिस भी नहीं है फिर भी अपराध नहीं होता है, घरों पर ताले नहीं लगाए जाते हैं, ये तो सोने की चिड़िया है। हम नहीं बोल रहे हैं, अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो वो जो हमारा विज्ञान था, वो एक अपनी दुनिया का विज्ञान था। पुष्पक विमान चल रहा है, पुष्पक विमान से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समझ ही नहीं बन रहा है कि सचमुच वो ये एक नोवेल है कि एक रियली साइंस था। कुछ तो अवशेष मिलेगा, कहीं तो उस टेक्नोलॉजी का कुछ मटेरियल मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। तो वो एक दूसरी दुनिया का की समझ थी। विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। ये जो विशेष ज्ञान एक दूसरी दुनिया की जगत, दूसरे जगत की बात थी। और अभी का जो विज्ञान है, ये दूसरे जगत की बात। माइक्रोबायोलॉजी साइंस लाने से ये दोनों मर्ज करेंगे
और मर्ज करके एक नया विज्ञान बनने के लायक बनेगा, जिसमें बाबा बता रहे हैं कि तुम नाश्ता यहाँ करोगे, लंच दूसरे प्लेनेट पर जाके कर पाओगे। बनेगा विज्ञान, जब दोनों को मर्ज करेंगे तब वो विज्ञान तैयार होगा। और बाबा बोले ऐसे भी तुम लोग अगर कम भी न भी काम करो तो 200 साल में ये जो वेस्टर्न साइंस है धीरे 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 करके वहां पहुंच जाए। हाँ, तब उस समय ये इसको माइक्रोवाइटा नाम से नहीं पुकारेंगे, कुछ दूसरे नाम से पुकारेंगे। और फिर उसके बाद के जो एकेडमिक्स हैं दोनों को इवेल्युएट करेंगे और बोलेंगे कि ओ ये जो सबसे पहला काम है, एक पीआर सरकार ने लिखा 1986 के 31 दिसंबर को जो पहला लेक्चर मिलता है, ये वही उसके पहले इसकी चर्चा कहनी, इस तरह की चीजों वो बाद में जाके इवेल्युएशन आएगा। लेकिन हम लोग इवेल्युएशन के लिए वेट नहीं करते हैं, हम तो वेट करते हैं कि सीड्स पे स्प्रेड करो टू एक्सपेंड अपॉन द वर्क ऑफ गुरु। इसको एक्सपेंड करने का टाइम है, इस पे रिसर्च करने का टाइम है, इसमें टाइम एनर्जी लगाना है, क्योंकि दिस इज आवर ऑब्लिगेशन, दिस इज आवर ऋण पेमेंट, पेइंग द डेट टू गुरु। बाबा बोलते हैं कि कभी चुका नहीं पाते हैं, गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है। तो हमें हम सबों को गुरु के साथ जुड़े रहने के लिए ये एक अच्छा विषय है कि हम आनंद मार्ग और आनंद मार्ग के दर्शन का गहन अध्ययन करें, उसका विस्तार करने के लिए और ह्यूमैनिटी के हर एक एनल्स ऑफ फैकल्टीज में इसको पहुंचाने के लिए उस पर जो काम करने की जरूरत है वो भी शिष्यों का एक दल करेगा।